हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग एक आईटी बिजनेस की बात करने वाले हैं। तो हमने ओवर द इयर्स इस चैनल पे बहुत सारे एफएमसीजी बिजनेसेस, कंजम्पशन बिजनेसेस, केमिकल बिजनेसेस एंड आईटी बिजनेसेस का भी एनालिसिस करा है, बट आईटी बिजनेसेस इन रिलेशन टू अदर सेक्टर्स हमने कम एनालाइज करे। तो इस वजह से आज हम एक आईटी बिजनेस को एनालाइज करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द एनालिसिस, जो हमने लास्ट वीडियो करी थी गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स की, तो उसमें हमने एक बुक गिव अवे का क्वेश्चन पूछा था एंड देयर हैव बीन 3 बुक गिव अवे विनर्स हु हैव बीन सिलेक्टेड। तो फर्स्ट नेम ऑफ द विनर इज हील यू करके, आई थिंक डॉक्टर ऋषु सक्सेना, बिकॉज हिज आंसर वाज दैट ही रियली लव्ड द वैल्यूएशन वेबिनार एंड ओवर हियर उन्होंने ये चीज सीखी कि अबनॉर्मल मार्जिन कभी भी सस्टेन नहीं करते, राइट। सेकंड चीज उन्होंने क्या सीखी वैल्यूएशन वेबिनार में कि अगर आप 40 की पी के अबव एक स्टॉक को एंटर करते हैं एंड मोर देन 1.5x पेग पे करेंगे, सो दैट इज ऑल्सो अनसस्टेनेबल। एंड थर्डली, यूजुअली वेरी अब्सर्ड वैल्यूएशन स्टॉक्स की तभी सस्टेन करती है जब आप लॉन्जेविटी पे बेट कर रहे हैं। सेकंड विनर इज साहिल कमात, who said कि the favorite video that he had was top consistent compounders, जो learning थी कि great businesses को तब लेना चाहिए where they go through temporary problems. Third winner who has been selected is Learning Machine, and Learning Machine का जो आंसर था that was also very very good. So he picked Equitas Small Finance Bank video as the best video that he saw on the channel because he saw the business analysis, फिर खुद business को track करा एंड देन बिजनेस की वैल्यूएशन बार बार देखी एंड देन खुद ट्रैक करके खुद का रिसर्च लगा के खुद का दिमाग लगाया। दिस इज व्हाट आई पर्टिकुलरली लाइक्ड अबाउट द आंसर। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द 3 बुक गिव अवे विनर्स। एंड आज की इस वीडियो में भी हमारे पास एक बुक गिव अवे है एंड नेम ऑफ द बुक इज अगेंस्ट ऑल द ऑड्स द आईटी स्टोरी ऑफ इंडिया। तो आज हम क्योंकि आईटी बिजनेस को एनालाइज कर रहे हैं, तो सिमिलरली आज हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर इंडिया में कैसे डेवलप हुआ, उसकी क्या हिस्ट्री थी एंड कैसे कैसे वो कहाँ जा रहे हैं, कितने टाइप के बिजनेसेस हैं, कैसे इन्फोसिस बना, कैसे टेक महिंद्रा बना, कैसे टीसीएस बना। All these things are covered in this book, and this book, believe me, is one of the best books which can help you to get a understanding of the IT sector. तो जो बुक गिव अवे का क्वेश्चन है वो थ्रू आउट द वीडियो में मिडिल या टुवर्ड्स द एंड होएगा। सो टू पार्टिसिपेट इन द बुक गिव अवे, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल और यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू लाइक दिस वीडियो। विद दिस लेट्स स्टार्ट द बिजनेस एनालिसिस। तो जब हम इंडियन आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो इंडियन आईटी सेक्टर में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल। तो 5 तरीके के बिजनेस मॉडल हैं। पहला तरीके का बिजनेस मॉडल कौन सा है, जहां पे आप वनीला आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इन्फोसिस का काफी सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस देखेंगे, टीसीएस को देखेंगे, विप्रो को देखेंगे, तो ये वनीला आईटी सर्विसेज का बिजनेस है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस। सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस क्या आता है इंडियन आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री में, दैट इज अ बिजनेस ऑफ SaaS, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के इंडिया में कौन से एग्जांपल है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल्स है जो भी रिसेंटली लिस्ट हुआ है, अ कंपनी बाय द नेम ऑफ रेडगेन, जो ट्रैवल सॉल्यूशंस देता है, उसका एक SaaS बिजनेस है। थर्ड टाइप ऑफ इंडिया के अंदर कौन से बिजनेसेस आते हैं आईटी इंडस्ट्री में, दीज आर प्रोडक्ट लेड कंपनीज। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाती है, जैसे अगर आप इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना का एग्जांपल देखेंगे तो इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना का प्रोडक्ट है बैंकिंग सॉल्यूशंस के लिए। एंड इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना का जो बिजनेस है दैट इज अगेन पार्टली अभी लाइसेंस लेड है एंड पार्टली अभी SaaS है। तो पूरा कंप्लीटली SaaS बिजनेस नहीं है। अगर आप न्यूजेन सॉफ्टवेयर की भी बात करते हैं सो दैट इज ऑल्सो प्रोडक्ट लेड बिजनेस। धीरे धीरे ये रेवेन्यू SaaS में कन्वर्ट करते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ बिजनेसेस देखेंगे तो इंडिया में बीपीओज आते हैं। तो बीपीओज में सबसे प्रोमिनेंट बीपीओ का एग्जांपल कौन सा है इंडिया में, एक तो टेक महिंद्रा का काफी रेवेन्यू बीपीओ से आता है, और फिर ई क्लर्क्स इज वन ऑफ द बिजनेसेस जिसने एज अ बीपीओ हिस्टोरिकली काफी वेल्थ क्रिएट करी थी। फिफ्थ टाइप ऑफ बिजनेस इंडिया में कौन सा आता है, दैट इज द ER&D बिजनेस, दैट इज इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिस बिजनेस की आज हम बात करेंगे। तो ER&D बिजनेसेस में इंडिया में जो प्रोमिनेंट 4 लिस्टेड कंपनीज कौन सी है, पहली KPIT है, दूसरी टाटा एलेक्सी है, तीसरी LTTS है एंड चौथी जिस हम कंपनी की बात करेंगे दैट इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ Cient। तो पहले हम ये समझते हैं कि एक आईटी सर्विस बिजनेस और ER&D बिजनेस के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर आप ER&D बिजनेस देखते हैं देन यू विल रियलाइज कि जो ER&D बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल आईटी बिजनेस में आप देखेंगे तो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज में जॉब्स और जो कैपेबिलिटीज है एम्प्लॉइज की बहुत ज्यादा फंजिबल होती है। माने कि यू कैन हैव 1000 जावा डेवलपर्स वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट,
वेराज जब आप ER&D बिजनेस की बात करते हैं तो आप इंजीनियर्स को पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट्स उन पे ट्रेन करते हैं, तो बहुत ज्यादा फंजिबिलिटी नहीं होती। तो आपको एक चीज ये याद रखनी पड़ेगी, फंजिबिलिटी माने कि इजीली आप रिप्लेस भी कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय को। वेराज ER&D बिजनेस में आपको एम्प्लॉय को ट्रेन करना पड़ता है। अगर आप एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं तो IT सर्विस और ER&D बिजनेस में यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आती है जो आप सबको समझनी है कि ER&D बिजनेस में जो बेंच का साइज होता है वो थोड़ा लार्जर होता है। आगे हम हमेशा एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज लेके रखते हैं अपने पास। क्यों लेके रखते हैं? बाय चांस अगर बहुत डिमांड आ गई एंड आपने प्रोजेक्ट्स में ट्रेन करा हुआ एम्प्लॉयज को, तो आप उस डिमांड को संभाल पाएंगे। वेरास अगर आपने एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज नहीं रखे, अगर आपके बेंच का साइज छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, तो यू विल हैव टू लेट गो ऑफ प्रोजेक्ट्स एज वेल। तो इस वजह से ER&D बिजनेसेस के अंदर आपका ऑपरेटिंग लेवरेज और ऑपरेटिंग डीलेवरेज ज्यादा रहता है। माने जो फिक्स कॉस्ट है एक ER&D बिजनेस में वर्सेस नॉर्मल ट्रेडिशनल IT सर्विसेज बिजनेस से ज्यादा होंगे। इस वजह से यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज और ऑपरेटिंग डी लेवरेज भी ज्यादा होगी। अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, राइट, तो आपकी सेल्स जिस स्पीड से बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट तो स्पीड से नहीं बढ़ेंगे, राइट। अगर 10 रुपीज का फिक्स कॉस्ट है और 20 रुपीज की सेल है, या सेल 30 की हो जाती है और फिक्स कॉस्ट 10 ही रहते हैं, तो आपकी मार्जिन एक्सपेंशन होती है। सेम मार्जिन एक्सपेंशन टाटा एलेक्सी के अंदर प्ले आउट करी, KPIT के अंदर टू अ सर्टेन एक्सटेंट प्ले आउट करी, आई थिंक LTTS में प्ले आउट कर रही है। जहां जहां पे प्रोजेक्ट्स और आपकी सेल्स इंक्रीज करती है, वहां पे आपके फिक्स कॉस्ट बड़े बेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि व्हेनेवर R&D की आउटसोर्सिंग बढ़ती है, सो दीज कंपनीज बेनिफिट अ लॉट। और यहाँ पे क्या डिस्टिंक्शन है बिटवीन IT सर्विसेज एंड ER&D कंपनीज, कि यहाँ पे IT सर्विसेज कंपनी जो ट्रेडिशनल IT सर्विसेज कंपनीज हैं, दे आर यहाँ पे इंडिया में आउटसोर्सिंग बहुत हो रही है, वर्ल्ड वाइड आउटसोर्सिंग बहुत हो रही है। मेरा सब ER&D बिजनेस की बात करेंगे तो यहाँ पे आउटसोर्सिंग बहुत कम हो रही है, तो अभी भी आउटसोर्सिंग का स्कोप बहुत है। एंड वेयर डू दीज बिजनेसेस ऑपरेट? तो ER&D कंपनीज करती है एट द एंड ऑफ द डे। तो अगर आप ऐसे सोचेंगे तो किसी कंपनीज को प्रोडक्ट कंसेप्चुलाइज करने हैं, R&D करने हैं, डेवलप करने हैं, फिर मार्केट करने हैं, फिर उसकी टेस्टिंग करनी है, तो इन सारी चीजों के लिए भी किसी एक कंपनी को हेल्प करनी पड़ेगी ना। सो दिस इज व्हाट ER&D कंपनीज डू, कि वो आप अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आउटसोर्स कर रहे हैं टू एन इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बिजनेस ER&D वाली कंपनीज करती हैं। तो यहाँ पे क्या कर रही है ER&D कंपनीज, कि प्रोडक्ट्स की आइडिएशन में हेल्प कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में हेल्प कर रहे हैं, डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर में हेल्प कर रहे हैं, टेस्टिंग में हेल्प कर रहे हैं, ब्रांडिंग में हेल्प कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रहे हैं, प्रोडक्ट लॉन्चेस में हेल्प कर रहे हैं। यहां तक अगर आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में, जैसे अगर माइनिंग का बिजनेस हो रहा है, तो आपकी जो माइनिंग का इक्विपमेंट है उसको और कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं, उसके अंदर हेल्प कर रहे हैं। अगर आपके इक्विपमेंट या मशीनरी का ब्रेकडाउन होने वाला है तो उसको कैसे पहले प्रेडिक्ट कर ले, उसके अंदर हेल्प कर रहे हैं। अगर एयरक्राफ्ट का इंजन बन रहा है तो इंजन को कैसे बनाए, किस हिसाब से बेसिकली अगर उसके मतलब इंजन की जो शेप एंड जो इंजन की स्पेसिफिकेशंस है वो बनाए, तो आपकी कंपनी के इकोनॉमिक्स को बेस्ट सूटेड है, इसमें हेल्प कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट ER&D कंपनीज डू एंड दिस इज द ट्रेडिशनल डिफरेंस बिटवीन IT सर्विसेज एंड ER&D कंपनी। तो Cient एक ER&D कंपनी है। बट आगे जाने से पहले मैं आपको Cient का जो लॉन्ग रन का प्राइस टू अर्निंग्स का चार्ट है एंड अर्निंग्स पर शेयर का चार्ट है वो दिखाना चाहता हूं, ताकि मैं आपको सिखा पाऊं कि एक स्ट्रक्चरल बिजनेस, सिक्लिकल बिजनेस और शैलो सिक्लिकल बिजनेस होता क्या है। तो अगर आप Cient का लॉन्ग रन का चार्ट देखेंगे देन यू विल फाइंड दैट प्राइस टू अर्निंग्स ऑन एन एवरेज Cient की 15 टाइम्स के आसपास की रही है। फिर अगर आप अर्निंग्स पर शेयर का चार्ट देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जैसे 2012 से लेके 2015 तक बहुत अच्छी ग्रोथ आई। फिर अगर आप EPS को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे देन यू विल फाइंड कि अर्निंग्स पर शेयर हैज बेसिकली डिप्ड बिटवीन 2015 टू 17, माने EPS डिप हुआ 2015 टू 17 के बीच में। फिर 2018 से लेकर 2020 तक EPS काफी तेजी से बढ़ा। फिर 2019-2020 के बाद फिर डिप हुआ जब कोविड लॉकडाउन आया, एंड उसके बाद से अभी EPS बढ़ ही रहा है, बट यू विल सी कि वॉलिटिलिटी बहुत है बिजनेस के अंदर EPS की। सो इन बिजनेसेस को टिपिकली हम लोग एक शैलो सिक्लिकल बिजनेस कहते हैं, क्योंकि अगर आप Cient की बात करेंगे तो Cient का जो एक्सपोजर है वो कहां पे सबसे ज्यादा है, दैट इज इन एरोस्पेस। उसके साथ साथ एरोस्पेस में डिफेंस में 20% का एक्सपोजर है, रेलवे की तरफ एक्सपोजर है, कम्युनिकेशन की तरफ एक्सपोजर है, माइनिंग और ऑयल एंड गैस की तरफ बहुत एक्सपोजर है। तो आपके पांचों सेगमेंट्स के हैं सिक्लिकल एट द एंड ऑफ द डे। अगर उन इंडस्ट्रीज में डाउनटर्न आते हैं तो इन इंडस्ट्रीज के जो A&D और R&D स्पेंड्स है वो होते हैं कट, एंड जैसे ही R&D स्पेंड्स कट होते हैं तो किस पे इंपैक्ट आते हैं, Cient जैसे बिजनेस पे। तो सिक्लिकल बिजनेस में आपको उस बिजनेस को या तो तब देखना चाहिए जब वो मिडिल ऑफ द साइकिल में, या तो तब देखना चाहिए जब वो एकदम डाउन टर्न ऑफ द साइकिल में। तो इस वीडियो में हम यही ट्राई करेंगे जानने की कि आज मिडिल ऑफ द साइकिल पे या पीक ऑफ द साइकिल में। बट दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट अ बिजनेस व्हेन यू लुकिंग एट इट, कि आप किस टाइप की बिजनेस या इंडस्ट्री से डील कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हम किस टाइप के बिजनेस या इंडस्ट्री से डील करें, दैट इज अ सिक्लिकल बिजनेस और अ शैलो सिक्लिकल बिजनेस। बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, अगर आप सबको ये सीखना है कि एक स्टॉक को कब खरीदें, कब बेचें, कितनी देर के लिए राइड करें, एंड एक्चुअली हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर स्टॉक, देन ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप। इसके साथ साथ अगर आपको ये भी सीखना है कि एक बिजनेस के आप अकाउंटिंग कैसे देख सकते हैं, ग्रॉस मार्जिन क्या होता है, EBITDA मार्जिन क्या होता है, EBIT मार्जिन क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन क्या होता है, सो ऑल ऑफ दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप। तीसरी चीज अगर आपको ये सीखनी है कि एक कंपनी के अंदर अगर अकाउंटिंग फ्रॉड हो रहा है और मैं अपना पैसा कैसे बचाऊं इस कंपनी के अंदर ना इन्वेस्ट करके, सो इवन दैट डिटेल्ड फॉरेंसिक एनालिसिस वेबिनार इज अ पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप। एंड फाइनली अगर आपको ये सीखना है कि डिफरेंट सेक्टर्स की क्या लैंग्वेज है, मानिए एग्जांपल लेते हैं, एक QSR सेक्टर की लैंग्वेज विल बी डिफरेंट देन IT सेक्टर की लैंग्वेज। IT सेक्टर की जो लैंग्वेज होगी बिजनेस को पढ़ने की, वो बैंकिंग सेक्टर से डिफरेंट होगी। बैंकिंग सेक्टर की जो लैंग्वेज पढ़ने की होगी दैट विल बी मच डिफरेंट देन द केमिकल सेक्टर। अगर आपको डिफरेंट सेक्टर्स को एनालाइज करना सीखना है तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप। एंड साथ साथ अगर आपको डाउट्स भी सॉल्व करवाने हैं तो SOIC डिस्कशन फोरम पे मी एंड आवर टीम ऑलवेज कीप्स आंसरिंग क्वेश्चंस, एंड आई थिंक टोटली अभी तक हमने 3.5 लाख क्वेश्चंस के आसपास डिस्कशन फोरम पे सॉल्व करें। So all these things are part of one SOIC membership, and if you want to register for the SOIC membership, the link is there in the description below. And जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम पे हमारा एक संडे को SOIC ट्राइब मेंबर्स के लिए एक वेबिनार भी है which will teach them how to use ट्रेडिंग व्यू, एंड ट्रेडिंग व्यू को यूज करके कैसे आप फंडामेंटली स्टॉक्स फिल्टर कर सकते हैं। So link to the membership is there in the description below. See you over there. तो हम जब भी किसी IT कंपनी को पढ़ते हैं तो हम LinkedIn का बहुत यूसेज करते हैं, एंड साथ हम उसकी जो फाउंडेशन हिस्ट्री है उसको भी जरूर देखते हैं। तो अगर आप LinkedIn यूज करेंगे C&T की सर्च पे कि लास्ट 3-4 इयर्स में कैसे लोग हायर हो रहे हैं, देन यू विल गेट एन आइडिया कि LinkedIn हमें बताता है कि यहाँ पे जो कंपनी के जो CEO हैं दैट इज बाय द नेम ऑफ कार्तिकेन नटराजन, एंड ही जॉइंड C&T इन 2020 मार्च, एंड इनका 2 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है टेक महिंद्रा में काम करने का। साथ अगर आप देखेंगे तो मिस्टर प्रभाकर भी हैं, सो ही वाज वर्किंग एट LTTS। फिर बाकी जो ER&D बिजनेसेस हैं तो लाइक आल्ट्रियन और जो विप्रो करके वहां पे भी उन्होंने काम करा है, सो दैट इज मिस्टर किनी। एंड साथ साथ अगर आप पूरा चेक करेंगे तो पहले HCL और टाटा के भी यहाँ पे एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने ज्वाइन करा है हायर पोस्ट में। फिर इसके साथ जो IG पार्टनर्स जिन्होंने कंपनी अक्वायर करी है तो उसके भी जो मैनेजिंग पार्टनर है, सो करेंटली ही इज अ ग्लोबल हेड ऑफ C&T कंसल्टिंग। एंड साथ साथ एक मिस्टर यूजीन है हु अगेन वाज वर्किंग एट वर्टिकल्स ऑफ लक्सॉफ्ट and C&T personal and C&T previously, and currently he is the vice president and global head business of high tech healthcare and life sciences. So again whenever we study IT businesses, और जब भी हम ऐसे कुछ IT businesses पढ़ रहे हैं जो भी जस्ट लाइक कुछ टर्न अराउंड हो रहे हैं यहाँ पे तो कुछ फास्ट ग्रोथ हो रही है, तो उनके आपको बोर्ड मेंबर्स जरूर देखने चाहिए, हायर पोस्ट जरूर देखनी चाहिए LinkedIn पे जाके। C&T की अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो C&T वाज स्टार्टेड वे बैक इन 1991 बाय मिस्टर BVR मोहन रेड्डी, एंड आज भी वो यहाँ के फाउंडर चेयरमैन और बोर्ड पे बैठते हैं। जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ही इज फ्रॉम द मुरुगप्पा ग्रुप। एंड साथ साथ अगर आप और बोर्ड पे देखेंगे तो अभी जो करेंटली जो C&T के CEO हैं दैट इज कृष्णा, दैट इज बाय द नेम ऑफ मिस्टर कृष्णा। एंड यही काफी सारी जो कॉन कॉल्स होती हैं उसके अंदर आके गाइडेंस देते हैं, एंड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस या फिर इन्वेस्टर डे पे भी, सो ही इज द वन हूज टेकिंग द लीड दीज डेज। तो ये तो बोर्ड की हमने बात करी, एंड साथ साथ हमने LinkedIn का यूज करके स्कटल बट करा कि किस टाइप के एम्प्लॉइज ये हायर कर रहे हैं लास्ट 3-4 ईयर्स में। अब अगर हम C&T के जो डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स हैं उनकी बात करें तो मेजरली यहाँ पे 3 बिजनेस वर्टिकल्स हैं। एक तो आपका फर्स्ट बिजनेस वर्टिकल है ARC का, दैट इज लाइक एरोस्पेस, रेलवे एंड कम्युनिकेशन। सेकेंड बिजनेस वर्टिकल है यहाँ पे रेलवे का, थर्ड बिजनेस वर्टिकल है यहाँ पे कम्युनिकेशंस का। उसके अलावा अगर आप सेकंड प्रोडक्ट देखते हैं तो वो माइनिंग का है और ऑयल एंड गैस का है, एंड थर्ड जो इनका प्रोडक्ट है यहाँ पे जो वर्टिकल आता है दैट इज बेसिकली फॉर न्यू एज एरियाज। तो एक एक वर्टिकल की बात करेंगे तभी आपको समझ आएगा कि C&T एक्चुअली करता क्या है। तो अगर आप C&T का फर्स्ट वर्टिकल देखते हैं दैट इज एरोस्पेस, रेल ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का, तो Q3 ऑफ FY23 में ये बिजनेस ऑलमोस्ट $86.7 मिलियन का रेवेन्यू था यहाँ से। Whereas जो टोटल रेवेन्यू था कंपनी का वो कुछ $137 मिलियन का था अगर आप विदाउट एक्विजिशंस देखते हैं, तो माने ये बिजनेस ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ रेवेन्यू मिक्स था। Whereas अगर आप माइनिंग और ऑयल एंड गैस का देखेंगे तो दैट वाज 20.4 मिलियन के आसपास, सो दैट बिजनेस इज क्लोज टू 15% ऑफ द मिक्स, 15 to 16। Whereas जो आप रिमेनिंग बिजनेस देखेंगे दैट इज ऑफ न्यू ग्रोथ एरियाज। न्यू ग्रोथ एरियाज की हम डिटेल में बात करेंगे, बट पहले जो ARC एरिया है उसकी बात करते हैं। तो जो एरोस्पेस का बिजनेस है दैट इज अ बिजनेस दैट इज अ बिट वॉलेटाइल इन नेचर।
क्योंकि कभी कभी लाइक एयरलाइंस अच्छा कर रही होती है, कभी कभी जो एयरलाइन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो एरोप्लेन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके पास बहुत अच्छे ऑर्डर्स होते हैं, पर फिर कभी कभी वो बहुत इंक्रीमेंटली स्लो मॉडल लॉन्च करते हैं। फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा लाइक एयर फेयर की या फिर बहुत ज़्यादा जो एयर पैसेंजर्स है वर्ल्ड में उनकी ग्रोथ हो रही होती है, फिर कोविड टाइप सिनेरियो आता है जहाँ पे आप ग्रोथ एकदम हॉल्ट हो जाती है। तो ये बिजनेस थोड़ा सिक्लिकल इन नेचर है। तो ARC बिजनेस को आपको ऐसे ही समझना है कि दिस इज अ सिक्लिकल बिजनेस इन नेचर। बट यहाँ पे किस टाइप की डील्स विन करते हैं ये, तो सीएंट के अंदर एक और भी इनका बिजनेस है, दैट इज डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग। एक तो सर्विसेज बिजनेस है ER&D का, फिर एक डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग का भी बिजनेस है। तो आपको इससे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। तो डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे अभी इन्होंने हनीवेल की एक डील विन करी है। एंड हनीवेल की डील क्या है कि आप कॉकपिट की जो लाइक जो कॉकपिट का इंटरफेस है, जहां पे बेसिकली जहां से पायलट प्लेन उड़ाते हैं, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो डील इन्होंने विन करी है रिसेंटली। एंड उसकी जो सर्विसिंग का पार्ट है दैट आल्सो कम्स अंडर सीएंट, बट जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है दैट गोज टू द डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। बट ARC बिजनेस को आपको ऐसे ही समझना है कि एक थोड़ा सा सिक्लिकल बिजनेस है, बट यहाँ पे भी धीरे धीरे स्पेंड्स बढ़ रही हैं। क्यों स्पेंड्स बढ़ रही है? जैसे जो माइनिंग क्लाइंट्स हैं, सो दे आर कमिंग अप फॉर कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, जो ऑयल एंड गैस वाले हैं कि कार्बन कैप्चर कैसे करें, तो वहां पे जो ER&D सर्विसेज है दैट अगेन सीएंट इज प्रोवाइडिंग। एंड रिसेंटली इन्होंने एक वहां पे कॉन्ट्रैक्ट भी विन करा है। बट ARC बिजनेस को आपको ऐसे ही सोचना है कि एक सिक्लिकल बिजनेस है एंड अप साइकिल में दिस बिजनेस डज रियली वेल। फिर सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस यहाँ पे कौन सा है, दैट इज द MEU बिजनेस, जो माइनिंग एंड एनर्जी एंड यूटिलिटीज की बात करी। फिर जो न्यू ग्रोथ एरियाज वाला बिजनेस है वहां पे ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी है, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज है, हाईटेक बिजनेस है, और जो सेमीकंडक्टर बिजनेस है यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे भी ये ER&D सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट दीज सर्विसेज आर ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट देन द ट्रेडिशनल बिजनेस जो इनका ऑलरेडी है। अगर आप इस क्वार्टर में इस बिजनेस की ग्रोथ देखते हैं, देन यू विल फाइंड कि YOY अगर आप ग्रोथ चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो YOY ऑलमोस्ट इस क्वार्टर में न्यू ग्रोथ एरियाज की 26.1% की ग्रोथ है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 7.6% की ग्रोथ है। एंड ओवरऑल मिक्स में इस टाइम पे ये बिजनेस क्लोज टू 15 to 20% के आसपास हो गए। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू थिंक अबाउट कि जो न्यूअर वर्टिकल है, जो आज भी 15-20% का है, तो इस बिजनेस के अंदर क्या ग्रोथ हो सकती है, इसको समझना जरूरी है। अगर आप ARC बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि सीएंट करता क्या है। तो एरोस्पेस बिजनेस में इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग और फिर उनका थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम और सॉफ्टवेयर एंड IT, एक पहला पार्ट ये करता है। सेकेंडली जो एवियोनिक्स का बिजनेस है उसमें टूल क्वालिफिकेशन करता है एरोस्पेस क्लाइंट्स के लिए, सिस्टम इंजीनियरिंग करता है और टेक्निकल पब्लिशिंग करता है, राइट। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस देखते हैं तो यहाँ पे प्रिसीजन टूलिंग करता है, CNC मशीनिंग करता है, तो ये मशीन वाले बिजनेस में जो मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है। फिर माइनिंग क्लाइंट्स के लिए प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, प्लांट डिजाइन करते हैं और एसेट की मैनेजमेंट करते हैं एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एनहांसमेंट करते हैं कि जैसे कैसे मशीन्स को और एनहांस करा जाए। सो दिस इज व्हाट सीएंट डज इन द ARC बिजनेस। अगर आप यहाँ पे की फाइनेंशियल हाईलाइट्स देखते हैं एंड साथ साथ एक्विजिशंस देखते हैं एंड साथ साथ अब क्या देखेंगे कि ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है यहाँ पे। तो पहले अगर आप की फाइनेंशियल हाइलाइट्स में देखते हैं तो पहली चीज आपको IT कंपनीज में क्या देखनी होती है, दैट इज ऑर्डर बुक। तो ऑर्डर इनटेक कितना है इनका, तो ऑर्डर इनटेक Q4 ऑफ FY19 में $196 मिलियन का था, जो Q3 ऑफ FY23 में कुछ $237 मिलियन का है। तो ऑर्डर बुक लास्ट 4-5 क्वार्टर्स में देयर हैज बीन एन अपटिक इन दी ऑर्डर बुक, बट अगेन यहाँ पे लंपीनेस है जैसे इनके हिस्टोरिकली बिजनेस में रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट यूटिलाइजेशन रेट देखते हैं, तो यूटिलाइजेशन रेट की कितने आप प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं, कितना आपका कैपेसिटी यूटिलाइज हो रहा है, तो 91% यूटिलाइजेशन रेट चल रहा है इस टाइम पे सीएंट का। ऑफ शोरिंग देखते हैं तो ऑफ शोरिंग अभी 46.2% के आसपास है। तो ऑफ शोरिंग देखते हैं, तो ऑफ शोरिंग का क्या मतलब है कि कितने लोग आउटसाइड योर कंट्री काम कर रहे हैं, आप जो लोअर कॉस्ट कंट्रीज हैं उनके अंदर आप उस बिजनेस को आउटसोर्स कर रहे हैं। तो ऑफ शोरिंग का मिक्स यहाँ पे घट गया है, बट ऑफ शोरिंग का मिक्स अगर बढ़ता है तो इट इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि लोअर कॉस्ट क्लाइंट्स आ रहे हैं। तो माने अभी इनका जो काम है ऑन साइट ज्यादा चल रहा है एज कम्पेयर टू ऑफ शोरिंग, माने क्लाइंट्स की जो कंट्री है उनके अंदर ज्यादा काम चल रहा है एज कम्पेयर टू योर ओन कंट्री। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन सीएंट। अगर आप फाइनेंशियल्स देखते हैं तो हेड काउंट एडिशन देखेंगे तो Q2 FY23 में ऑलमोस्ट 1450 एम्प्लॉयज को हायर करें। Q3 ऑफ FY23 में टोटल हेड काउंट कुछ 15,355 है, दिस यूज्ड टू बी 12,845 एज कम्पेयर टू Q3 ऑफ FY22। सो दीज आर द की फाइनेंशियल मेट्रिक्स। बट अब की फाइनेंशियल मेट्रिक्स के साथ साथ आपको क्या जानना है कि इन्होंने अभी एक इन्वेस्टर डे करा था, एंड इन्वेस्टर डे में इन्होंने क्या गाइडेंस दी है, तो यहाँ पे अभी ग्रोथ ट्रिगर्स पे आ रहे हैं कि दे विल फिनिश विद ऑलमोस्ट 60 रुपीज ऑफ EPS बाय FY24, एंड साथ साथ जो इनका रेवेन्यू का रन रेट है वो कुछ $250 मिलियन के आसपास एक क्वार्टर के अंदर हो जाएगा।
जो इस टाइम पे जो रेवेन्यू का रन रेट है वो कुछ $190 मिलियन के आसपास है, 180 to 190 मिलियन डॉलर्स के बीच में। तो माने हर जो भी, क्योंकि एक्विजिशंस करी हैं तो एक्विजिशंस कुछ $30 मिलियन कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अब इन सारी टर्म्स को आपके लिए हमने कन्वर्ट करके यहाँ स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है कि आप करोड़ में देख सकते हैं इन टर्म्स को। तो यहाँ पे जो एक्विजिशंस हुई हैं तो पहले उसकी बात करते हैं कि सीएंट ने किन किन बिजनेसेस को ओवर द इयर्स अक्वायर करा है। रिसेंटली इन्होंने 2020, 2022, 2022 और 2022 में ऑलमोस्ट 4 एक्विजिशंस करी हैं। पहली एक्विजिशन $7 मिलियन की थी आईजी पार्टनर्स की। सेकेंड एक्विजिशन सिटेक की थी फिनलैंड में, ऑलमोस्ट $101 मिलियन की। यहाँ पे 12 to 13% मार्जिन है। वेरएज जो ग्रिड कंसल्टिंग है वहाँ पे एक्विजिशन थी $37 मिलियन की, जहाँ पे मार्जिन 25 to 30% के आसपास है। वेरएज जो सेल्फी नेट है जो पोर्चुगल से एक कंपनी है, वहाँ पे एक्विजिशन प्राइस है $43 मिलियन का, एंड यहाँ पे जो मार्जिन है यहाँ पे भी 20 to 25% है। तो अगेन जो इनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी है जो इन्होंने इन्वेस्टर डे पे लेआउट करी, तो एक्विजिशंस उसमें एक रोल प्ले आउट करती हैं, बिकॉज अभी इस Q3 ऑफ FY23 में एक्विजिशन लेड टू $30 मिलियन ऑफ रेवेन्यू। जो बाकी जो ओवरऑल रेवेन्यू था $137 मिलियन के आसपास था, तो एक्विजिशन से उसके अंदर ग्रोथ आई और 167 के आसपास हो गया। तो माने जो कोर सर्विस का बिजनेस है ER&D का, उसमें 10% के आसपास ग्रोथ थी, बट बिकॉज एक्विजिशंस भी रोल प्ले कर रही हैं Q3 ऑफ FY23 से, तो ग्रोथ ज्यादा दिख रही थी। तो इनऑर्गेनिक लेड ग्रोथ है, पहली चीज ग्रोथ इससे ड्राइव हो रही है। सेकेंड ड्राइवर ऑफ ग्रोथ क्या है? सो दे आर रैशनलाइजिंग एक्सपेंसेस, माने कि इन्होंने जो लीसेस ले रखी थी हायर कॉस्ट पे, इस टाइम पे उसको रीनेगोशिएट कर रहे हैं। इसके अलावा ये इस टाइम पे क्या कर रहे हैं? सेकेंडली रैशनलाइजिंग इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट कर रहे हैं। फिर जो कोविड लीजिंग ऑफ हार्डवेयर एसेट्स था वो बहुत हाई था, बट नाउ विद रिटर्न टू ऑफिस वो जो हार्डवेयर एसेट्स की लीजिंग थी, जो कंप्यूटर लीज कर रहे थे कोविड के टाइम पे, उसको रैशनलाइज कर रहे हैं। कंपनी इज ऑल्सो ऑप्टिमाइजिंग मैनेजरियल बैंडविड्थ, एंड फाइनली ऑपरेटिंग मेट्रिक्स को इंप्रूव करने के लिए दे आर वर्किंग ऑन इंप्रूविंग मेट्रिक्स लाइक यूटिलाइजेशन, जो ऑलरेडी 90% पहुंच गई है। ऑफ शोरिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, और जो पिरामिड बैलेंसिंग है, जो माने एम्प्लॉइज के अंदर आपका चार्जेस का रहता है, तो एम्प्लॉइज की जो वेजेस है उसको भी रैशनलाइज कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट सीएंट इज वर्किंग ऑन टू ड्राइव द ग्रोथ इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे ग्रोथ की गाइडेंस क्या है इनकी? तो ग्रोथ गाइडेंस इज कि 15% ईबिट मार्जिन, जो आज ईबिट मार्जिन 13.3% का है, 15% ईबिट मार्जिन, इनऑर्गेनिक ग्रोथ 15% ग्रोथ लीड करेगा, एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ विल बी 15%। तो टोटल में जो ग्रोथ है दैट गोज टू 30%, एंड जहां पे ईबिट मार्जिन कैन एक्सपैंड फ्रॉम 13.3% टू ऑलमोस्ट 15% एज पर द रोड मैप गिवन ऑन द इन्वेस्टर डे। तो इस वजह से इस बिजनेस के अंदर ये इस टाइम पे ट्रिगर्स आ रखे हैं, क्योंकि बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स भी हैं कुछ, एंड अगर साइकिल प्लेज आउट, सो अगेन कुड बी दैट वी आर इन समवेयर इन द मिडल ऑफ द साइकिल, बट अगेन हम लोग गेस नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैंने ये भी बताया कि इसमें आपको एंटी थीसिस और थीसिस को कैसे सोचना है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक सिक्लिकल बिजनेस है। नाउ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, जो आज का बुक गिव अवे क्वेश्चन है, सो द क्वेश्चन इज कि इस चैनल पे हमने आज से 9 to 11 मंथ्स पहले एक बिजनेस कवर करा था जो केबल एंड वायर्स की स्पेस में। पहली चीज क्या है कि आपको नेम देना है कि वो कौन सा बिजनेस था केबल एंड वायर्स की स्पेस में, एंड सेकंड चीज आपको क्या आंसर करनी है कि केबल एंड वायर के बिजनेस में क्या उसके मार्जिन रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड इतने मार्जिन क्यों रहे हैं, क्या वो मार्जिन सस्टेन करे हैं, क्या वो मार्जिन वॉलेटाइल रहे हैं फॉर लाइक अ कमोडिटी बिजनेस। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, एंड इनका जो बेस्ट आंसर देगा, सो वील सिलेक्ट 2 बुक गिव अवे विनर्स, एंड आपका जब आंसर सिलेक्ट होएगा इन द नेक्स्ट वीडियो योर नेम विल ऑल्सो बी अनाउंस। सो अगेन द क्वेश्चन इज, कौन सा वो बिजनेस था जो हमने केबल एंड वायर में इस चैनल पे कवर करा था आज से 9 to 11 मंथ्स पहले, एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि उस बिजनेस के जो मार्जिन है क्या वो सस्टेनेबल रहे हैं, वॉलेटाइल रहे हैं, अगर सस्टेनेबल रहे हैं तो उसके पीछे का क्या रीजन है। जिसका भी बेस्ट आंसर होएगा, सो अगेन योर आंसर विल बी चोजन एंड योर नेम विल बी अनाउंस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस गोइंग बैक टू द वीडियो, अब हम बात करते हैं जो सीएंट का एक जो डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। तो सीएंट के अंदर अभी तो आईटी सर्विसेज बिजनेस है जो ऑलमोस्ट 85% ऑफ रेवेन्यू है, जिसके अंदर एरोस्पेस, रेलवे और कम्युनिकेशन का बिजनेस है, और उसके साथ साथ हमने बात करी कि उसके अंदर माइनिंग, ऑयल एंड गैस का है, एंड साथ साथ फाइनली हमने बात करी जो उसके अंदर जो न्यू एरियाज हैं लाइक हेल्थ केयर, लाइक ऑटोमोटिव, इन सब में काम कर रहे हैं। बट अब सीएंट के अंदर एक और बिजनेस है दैट इज डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग का। तो ये मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, एंड ये किस चीज का बिजनेस है? सो अगेन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का बिजनेस है, जैसे आपका डिक्सॉन है, आपका पीजी इलेक्ट्रोब्लास्ट है। तो सिमिलरली ये लोग यहाँ पे जो नीश इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे एयरक्राफ्ट्स के पार्ट हो गए या फिर कॉकपिट के लिए पार्ट हो गए, तो यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अगर आप इनके इस बिजनेस का मिक्स देखते हैं, देन यू विल फाइंड कि इस बिजनेस में एरोस्पेस एंड डिफेंस, मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल, ये 3 इनके सब पार्ट्स हैं, एंड यहाँ पे इनका बैंगलोर, हैदराबाद एंड जो मैसूर है, यहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है।
नंबर ऑफ कस्टमर्स इस बिजनेस में ऑलमोस्ट 32 है और आसपास फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ FY23 में। एंड की क्लाइंट्स कौन से हैं, तो ABB इनका 14 ईयर्स से क्लाइंट है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 12 ईयर्स से क्लाइंट है, हनीवेल 13 ईयर्स से क्लाइंट है, थेल्स इनका ऑलमोस्ट 8 ईयर्स से क्लाइंट है, एंड जो मॉलवियो डायग्नोस्टिक्स है 10 ईयर्स से क्लाइंट है। इस बिजनेस में इनका जो रेवेन्यू है दैट हैज गॉन फ्रॉम 45.7 करोड़ टू 72.05 करोड़ एंड फर्स्ट 6 मंथ ऑफ FY23 में 34.02 करोड़ था। एंड इस बिजनेस के अंदर इनकी जो ऑर्डर बुक है आज क्लोज टू 2546 करोड़ की है। अब ये बिजनेस मैंने आपको एक्सप्लेन क्यों करा, क्योंकि ये बिजनेस का एक तरीके का स्पिन ऑफ हो रहा है एंड सेपरेटली IPO हो रहा है। बिकॉज इस बिजनेस में अगेन बहुत इन्वेस्टमेंट्स लगनी है, बट इस बिजनेस का जो मार्जिन प्रोफाइल है EBITDA मार्जिन 10 to 11% का है। वैसे जो सीएंट का कोर बिजनेस है सर्विसेज का, वहां पे EBITDA मार्जिन 16 to 18% के बीच में। तो इन्वेस्टर्स के लिए कैपिटल मिस एलोकेशन इशू हो रहा था, इस वजह से यहाँ पे एक सेपरेटली IPO आ रहा है एंड दिस इज 100% ओन सब्सिडरी जिसका कुछ 750 करोड़ के आसपास का जो फ्रेश डाइल्यूशन ऑफ इक्विटी है वो यहाँ पे इस टाइम पे अनाउंस हुआ है। तो IPO भी हम देखते रहेंगे, बट यहाँ पे क्योंकि प्रिसीजन इंजीनियरिंग का बिजनेस है तो लो वॉल्यूम एंड अगेन दिस इज व्हाट दे क्लेम, हमने क्लेम्स वेरीफाई नहीं करे, एंड कॉम्प्लिकेटेड टू मैन्युफैक्चर पार्ट्स का बिजनेस है EMS स्पेस के अंदर। So now with this we'll go to thesis and antithesis pointers। तो हम एक बार इस बिजनेस के एंटीथीसिस एंड थीसिस पॉइंटर्स की बात करते हैं। तो पहला एंटीथीसिस साइंट के बिजनेस में क्या है, विच इज द बिगेस्ट एंटीथीसिस पॉइंटर, कि इस बिजनेस में एक सिक्लिकलिटी है। तो हमने वीडियो की बिगनिंग भी देखा था कि कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस बिजनेस का जो EPS एंड सेल्स है, सेल्स तो नहीं, ज्यादातर जो EPS के अंदर एक साइक्लिकल ट्रेंड है, क्योंकि जो इनके वर्टिकल्स लाइक एरोस्पेस, रेलवे एंड कम्युनिकेशन, यहाँ पे एक साइक्लिकलिटी रहता है। एंड साथ साथ अगर हम माइनिंग बिजनेस की बात करेंगे तो वो भी एक सिक्लिकल बिजनेस है। तो अगर एट द एंड अगर एंड यूजर इंडस्ट्रीज अच्छा नहीं करती तो आपके जो R&D स्पेंड्स हैं वो भी कट होते हैं, और अगर R&D स्पेंड्स कट होते हैं तो आपकी जो इंजीनियरिंग कंपनीज है उनके ऊपर भी इंपैक्ट डेफिनेटली आता है। तो फर्स्ट की एंटीथीसिस पॉइंटर ये है कि रिकॉग्नाइज कि आप किस टाइप के स्टॉक के साथ डील कर रहे हो, सो इट्स अ सिक्लिकल बिजनेस। सेकंड की एंटीथीसिस पॉइंटर इस बिजनेस में क्या है कि एक्विजिशन लेड ग्रोथ है, कि जो 60 रुपीज का EPS का गाइडेंस है FY24 एंड का एंड $1 बिलियन का जो रन रेट का गाइडेंस है, दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एक्विजिशंस। तो अगर आप इंडिया में बाकी ER&D कंपनीज देखोगे, चाहे वो टाटा एलेक्सी हो, चाहे वो LTTS हो, चाहे वो KPIT हो, उनको इतना ज्यादा P मल्टीपल क्यों मिलता है, बिकॉज वहां पे ज्यादातर ऑर्गेनिक लेड ग्रोथ है। तो यहाँ पे अगर इनऑर्गेनिक लेड ग्रोथ लेवल्स हैं तो वो भी एक पार्ट ऑफ एंटीथीसिस पॉइंटर जरूर बन सकता है। सो ये जो 2 की एंटीथीसिस पॉइंटर्स है इस बिजनेस के। थर्ड की एंटीथीसिस पॉइंटर की बात करें कि अगर वर्ल्ड के अंदर रिसेशन आता है एंड अगर वर्ल्ड की रिसेशन की वजह से कंपनीज के R&D जो एक्सपेंडिचर है वो घटता है, तो ऑल द ER&D कंपनीज कैन गो थ्रू हेडविंड्स। तो ये थर्ड की एंटीथीसिस पॉइंटर्स है। तो ये तो हमने सारे एंटीथीसिस पॉइंटर्स सुने। अब हम एक बार थीसिस पॉइंटर्स सुनते हैं। तो फर्स्ट की थीसिस पॉइंटर क्या है कि ये जो भी कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, जो भी ये कॉस्ट स्पेंड्स को कट कर रहे हैं, इन साथ साथ जो भी अभी इन्होंने जितनी भी कंपनीज एक्वायर कर रही है, तो कुछ कंपनीज के हायर मार्जिन है उसमें, तो इनके जो ओवरऑल EBIT मार्जिन है सर्विसेज बिजनेस के वो थोड़े से एक्सपैंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट की थीसिस पॉइंटर ये है। सेकंड की थीसिस पॉइंटर क्या है कि इस बिजनेस के जो न्यूअर एवेन्यूज फॉर ग्रोथ है, जैसे हमने सेमीकंडक्टर देखा, लाइक ऑटोमोटिव का बिजनेस जो इनके बिजनेस में न्यूअर एवेन्यू फॉर ग्रोथ है, तो जो न्यूअर एवेन्यू फॉर ग्रोथ है तो वहां पे ग्रोथ फास्टर आ सकती है एज कंपेयर टू लेगेसी बिजनेस ऑफ एरोस्पेस, रेलवे, कम्युनिकेशन एंड जो माइनिंग वाला बिजनेस है। तो माने अगर तीनों प्रोडक्ट मिक्स में से थर्ड प्रोडक्ट मिक्स जो एकदम लेटेस्ट है, जहां पे अभी 26 to 30% की ग्रोथ थी YOY इस क्वार्टर में एज कंपेयर टू अदर टू जहां पे 8 या सिर्फ 6% की थी, तो अगर थर्ड इनका जो प्रोडक्ट सेगमेंट है वहां पे ज्यादा ग्रोथ आती है, जो थर्ड इनका सेगमेंट है बिजनेस का, अगर वहां पे ज्यादा तेजी से ग्रोथ आती है तो इस बिजनेस में जो वॉलेटिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो सकती है, बिकॉज दीज सेगमेंट्स आर एक्चुअली मच मोर नॉन वॉलेटाइल एज कंपेयर टू द फर्स्ट 2 सेगमेंट्स। तो ये भी एक थीसिस पॉइंटर है कि बिजनेस वॉलेटिलिटी से थोड़ा सा और नॉन वॉलेटाइल बन सकता है, बट कंप्लीटली नॉन वॉलेटाइल होएगा वो तो आपको सोचना पड़ेगा कि उसका आंसर क्या आएगा। तो ये तो 2 की थीसिस पॉइंटर्स हैं। एंड थर्ड की थीसिस पॉइंटर क्या है कि बिजनेस की जो कोर ग्रोथ है वो हमेशा 10 to 12% की रही है। तो 10 to 12% की ग्रोथ एटलीस्ट नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में एक्सेलरेट हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्विजिशंस। तो अगर एक्विजिशंस की वजह से ग्रोथ एक्सेलरेट होती है तो डेफिनेटली EPS की भी जो ग्रोथ है वो एक्सेलरेट होगी। तो आपको ये 3 पॉइंट्स को जरूर ट्रैक करना है कि पहला पॉइंट क्या ट्रैक करना है कि जो कंपनीज एक्वायर कर रही है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, एंड जो ओवरऑल EBIT मार्जिन है क्या वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हुए या नहीं हुए। सेकंड की पॉइंटर आपको क्या ट्रैक करना है कि हर क्वार्टर आपको इनकी जो ऑर्डर बुक है उसको ट्रैक करना है, क्योंकि आप हर क्वार्टर इनकी ऑर्डर बुक ट्रैक करेंगे तो आपको उससे एक आइडिया लगेगा कि क्या इनके बिजनेस में या जो इनकी विजिबिलिटी है क्या वो बढ़ रही है, क्या वो घट रही है।
और थर्ड की पॉइंटर आपको यहाँ क्या ट्रैक करना है कि इस बिजनेस की फुल ईयर क्या ग्रोथ रहती है पैट के अंदर, बिकॉज गाइडेंस तो भी FY24 की 60 रुपीज EPS की दी है, तो उसको आपको ट्रैक करना है कि वेदर दे आर एबल टू वॉक द टॉक और नॉट। तो ये तो सारे थीसिस पॉइंटर्स हैं, ये सारे एंटी थीसिस पॉइंटर्स थे। अगर हम इस बिजनेस की वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो सीएंट का जो कोर आईटी सर्विसेज का बिजनेस है, तो अगर आज आप सीएंट के पूरे मार्केट कैप को देखेंगे तो आज मार्केट उसको 20 टाइम्स का पीई मल्टीपल दे रही है, वेयरएज केपीआईटी को मार्केट 56 to 60 टाइम्स का पीई मल्टीपल देती है, शायद सबसे ज्यादा भी। एलटीटीएस को भी मार्केट 30 to 35 टाइम्स का पीई मल्टीपल देती है, वेयरएज टाटा एलेक्सी को मार्केट ऑलमोस्ट 55 to 60 टाइम्स का पीई मल्टीपल इस टाइम पे मार्केट देती है, वेयरएज सीएंट को सिर्फ 20 टाइम्स का मिलता है। तो मार्केट वैल्यूएशन वाइज बहुत क्लियरली बोल रही है कि सीएंट की जो ग्रोथ में लंपीनेस है वो बाकी तीन बिजनेसेस से बहुत ज्यादा है। तो वैल्यूएशंस में भी आपको ऐसा ही सोचना पड़ेगा कि वैल्यूएशंस की री रेटिंग या फिर अगर रीजनेबल रिटर्न भी तभी बनेंगे जब वो लंपीनेस थोड़ी सी नॉन वॉलिटिलिटी में चली जाएगी। एंड लंपीनेस में भी क्या एक चीज है कि जैसे जो एरोस्पेस का बिजनेस है, हो सकता है उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आए बिकॉज चाइना की अभी रीओपनिंग हो गई है, तो हो सकता है बहुत पेंटअप डिमांड भी हो। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू हैव टू थिंक अबाउट। तो ये वैल्यूएशंस का एक आपको सिंपल वे में सोचना पड़ेगा कि मार्केट जब पीई मल्टीपल असाइन करती है कंपनीज को विद इन द सेम सेक्टर, तो मार्केट अपनी विजडम के अंदर करती है कि आज एलटीटीएस, टाटा एलेक्सी और जो केपीआईटी है उनको ज्यादा मल्टीपल क्यों साइन हो रहे हैं, बिकॉज वहां पे ऑर्गेनिक ग्रोथ है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक ग्रोथ के भी लीवर्स हैं। तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ मार्केट हमेशा एक इंफीरियर वे से व्यू करती है। तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा वैल्यूएशंस बारे में। एंड अगर आप वैल्यूएशंस बारे में सोच ही रहे हैं तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि थीसिस आउटवेज दी एंटी थीसिस या एंटी थीसिस आउटवेज दी थीसिस। बिकॉज इस वीडियो का पर्पस क्या है कि इस वीडियो के बाद आप बिजनेस को जाके खुद रिसर्च करेंगे एंड आप खुद जाके आप सीखेंगे कि बिजनेस को एनालाइज कैसे करते हैं। एंड जस्ट अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, वी आर नॉट इन्वेस्टेड इन द स्टॉक, जस्ट ये एक बिजनेस एनालिसिस है ताकि आपके जो इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी है वो डिफरेंट बिजनेस एनालिसिस को करते करते पीक हो। Thank you so much for joining us. Do let me know in the comment section below if you love this video. Just drop a hell yes in the comment section. Thank you so much for joining us. Hope to see you in the next business analysis of SOIC. Jai Hind.